जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में देखेंगे एएलपी का जो 25 नंबर का एग्जाम हुआ है उसके जो थर्ड शिफ्ट के प्रश्न हैं साइंस के, उनको हम देखने वाले हैं। और इससे पहले साथियों हमने दो वीडियो आपको दे दिया है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, दोनों का अच्छे से एनालिसिस करा दिया है। एनालिसिस कराने से आपको ये फ़ायदा होता है कि जो इसमें जो क्वेश्चन आया है उसका तो आंसर मैं आपको कराता ही कराता हूँ, लेकिन उससे जो और क्वेश्चन और उससे प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको डिटेल में कराता हूँ, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे देखिए ये प्रश्न है पारितंत्र से पूछा गया, तो जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो लेकिन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो इससे जो और रिलेटेड प्रश्न होते हैं उनको मैं इसमें सॉल्यूशन करवा देता हूँ, इसलिए आपका ये क्या फ़ायदा है, समझ गए ना। तो सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन कराने का, एनालिसिस कराने का ये फ़ायदा है। और जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, टेक्नीशियन एग्जाम है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। और जैसा मैं साथियों एक्सप्लेनेशन करा रहा हूँ, ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं यूट्यूब पर अभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट अपना प्यार से जरूर कीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। जिनको सिलेक्शन लेना है वो जरूर देखें पूरा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और रेलवे क्या है कि देख रहे हैं कि क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा गलत दे रहा है, मुझे समझ नहीं आता है कि क्यों वो ज़्यादातर गलत आंसर दिया हम, फालतू का ये खाली टाइम बर्बाद है। 2-3 दिन बाद और ही आंसर की देते, इतना जल्दी देने का जरूरी क्या था, जब बहुत सारे इतना गलती दिया है कि बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो खैर चलिए उनको हम देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए पारितंत्र से संबंधित है। इससे पहले जो हमने एनालिसिस कराया सेकंड शिफ्ट का, उसमें भी पारितंत्र से प्रश्न आया था, तो उसको मैंने कराया था। तो जो वो सेकंड शिफ्ट वाला देखा होगा उसको ये प्रश्न बन जाएगा। कह रहा है किसी पारितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है। मैंने आपको बताया था कि पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक ही होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें कौन होता है, इसमें होता है उत्पादक। कौन होता है, उत्पादक। उत्पादक इसमें आता है, सबसे नीचे आता है, और ये सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। उत्पादक का मतलब हरे पेड़ पौधे, उत्पादक का मतलब हरे पेड़ पौधे। उत्पादक के बाद फिर कौन आता है, इससे थोड़ा कम मात्रा में आएगा आपका हिरण आ जाएगा, टिड्डा आ जाएगा। ये सब आपका किस में आता है, आपका पारितंत्र में आता है। खरगोश आ जाएगा, है ना, चूहा आ जाएगा, ये सब आपका इसमें आ जाता है दूसरे वाले में। तो हरे पेड़ पौधे कौन खाएगा, हिरण ही खाएगा, खरगोश ही खाएगा, चूहा ही खाएगा, है ना। तो ये आपका आ जाएगा किस में, ये आता है आपका दूसरे वाले में। यानी कि ये हो गया आपका प्रथम पोषक स्तर, ये द्वितीय पोषक स्तर, इसी तरफ बढ़ते जाता है, तृतीय चतुर्थ बढ़ते जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा जैविक घटक, जैविक घटक का मतलब क्या हो, जिनमें जीव हो, लाइफ हो, सबसे अधिक संख्या में मौजूद है। तो देख लीजिए भाई, सबसे अधिक में मौजूद कौन होता है, ये आपको उत्पादक होता है, क्योंकि उत्पादक पर ही पूरा पारितंत्र टिका हुआ है। अगर उत्पादक ही नहीं रहेगा तो खरगोश इसको कैसे खाएगा, और खरगोश इसको खाएगा तभी खरगोश को कोई दूसरा खाएगा, समझ गए ना। तो पूरा टिका हुआ उत्पादक पर ही। तो ये क्या कह रहा है, आंसर क्या दिया, तृतीयक उपभोक्ता। आज उपभोक्ता क्या होता है, ये आपका हो जाता है प्रथम पोषी स्तर, है ना। ये क्या होता है, प्रथम, और ये होता है प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो तृतीयक उपभोक्ता थोड़ी ज़्यादा होता है, ये तो गलत दिया है इन्होंने। सबसे ज़्यादा कौन होता है, उत्पादक दिया है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन को दिख रहे हैं, अगर जो एग्जाम दिए हैं थर्ड शिफ्ट में, तो वो इस क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्पादक होगा, ठीक है ना। उत्पादक मतलब हरे पेड़ पौधे। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट, देखिए एक चीज़ से मैंने आपको बहुत चीज़ें बता दिया, तो इससे रिलेटेड आपके प्रश्न एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना, एकदम फिक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, आप बताइए, जो पहला वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि नहीं, पहला शिफ्ट हो गया, दूसरा शिफ्ट, दोनों में ये प्रश्न आपका कोलाइड से आया हुआ था। और सबसे बड़ी बात है, कोलाइड हमने आपको पढ़ाया भी है, पूरा चैप्टर कोलाइड के साथ ही पढ़ाया है कि कोलाइडी विलयन होता क्या है ना। इसमें परिक्षेपित प्रावस्था के आधार पर कैसे कोलाइडी तंत्र को बनाया गया है, तमाम प्रकार के कोलाइडी तंत्र होते हैं, कैसे बनते हैं, और उसमें उसके एग्जाम्पल क्या क्या है, पूरा मैंने आपको पढ़ाया है। विलयन पढ़ाया है, मिश्रण पढ़ाया है ना, सब चीज़ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो उस सब का प्लेलिस्ट साथियों जो है बना हुआ है, आप आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, ताकि आपको बहुत फ़ायदा मिले और एग्जाम आप अच्छा दे सकें, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि इमल्सन का उदाहरण कौन है। इमल्सन को हिंदी में क्या कहते हैं, पायस कहते हैं। इमल्सन को हिंदी में क्या कहते हैं, पायस कहते हैं, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। पायस क्या है, एक प्रकार का कोलाइडी तंत्र है। पायस का एक प्रकार कोलाइडी तंत्र है। अब कोलाइडी तंत्र है, तो कोलाइडी तंत्र में क्या होता है, जिस प्रकार विलयन में विलायक और विलय होता है, उसी प्रकार कोलाइडी विलयन में क्या होता है, परिक्षेपित प्रावस्था होता है। क्या होता है, परिक्षेपित प्रावस्था होता है, परिक्षेपित प्रावस्था होता है। एक होता है परिक्षेपित प्रावस्था, और एक साथियों आपका होता है परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, ठीक है ना। जिस प्रकार विलयन में विलय विलायक होते हैं, उसी प्रकार कोलाइडी विलयन में आपका परिक्षेपित प्रावस्था और आपका क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपित प्रावस्था क्या रहते हैं, परिक्षेपण माध्यम में समान रूप से
घुले हुए रहते हैं, फैले रहते हैं, जो आप बोल दीजिए, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इमल्सन में क्या होगा, इसमें भी दो होगा, एक होगा परिक्षेपित परावस्था, एक होगा परिक्षेपण माध्यम। तो इसको देखते हैं। तो इमल्सन में क्या होता है, द्रव द्रव होता है, क्या होता है, द्रव प्लस में द्रव होता है, ध्यान रखिएगा। द्रव द्रव का जो आपका बनता है पदार्थ यानी कोलाइडी बनता है, वो इमल्सन बनता है। द्रव ही परिक्षेपित परावस्था रहता है, द्रव ही परिक्षेपण माध्यम रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, इमल्सन बोलते हैं। तो इसमें फेस क्रीम जो है, ये करेक्ट आंसर दिया है रेलवे ने। फेस क्रीम जो मुंह में लगाते हैं, फेस क्रीम मुंह धोने के लिए, वो आप किसका एग्जाम्पल बोलता है, इमल्सन का। इमल्सन का अगर मैं और एग्जाम्पल बोलूँ, इमल्सन का क्या हो जाएगा, दूध। दूध आपका क्या है, इमल्सन का एग्जाम्पल है। तो ये आप ध्यान रखिए, दूध हो गया, फेस क्रीम, ये दो एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल होते हैं, इमल्सन के एग्जाम्पल होते हैं। और भी ऑप्शन में दिए गए, उनको देख लेते हैं। स्पंज, देखिए स्पंज हो गया, है ना, और आपका रबर हो गया, स्पंज, रबर और फोम, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे साथियों एग्जाम्पल है आपके फोम के। किसके एग्जाम्पल है, फोम के ही खुद ही एग्जाम्पल है। फोम के एग्जाम्पल कौन है, स्पंज, रबर और फोम। यानी फोम भी एक प्रकार का अलग कोलाइडी तंत्र होता है, जिसके एग्जाम्पल है स्पंज, रबर और फोम, ठीक है ना। और इसमें होता क्या साथियों, तो ध्यान रखिएगा, इस वाले फॉर्म में क्या होता है कि आपका जो है ठोस के रूप में रहता है परिक्षेपण माध्यम, ठोस के रूप में क्या रहता है, परिक्षेपण माध्यम रहता है, और गैस के रूप में क्या रहता है, परिक्षेपित परावस्था। तो ठोस प्लस गैस के मिलने से बनेगा हमारा फोम, और इस फोम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्पंज, रबर और फोम खुद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जाइलम का कार्य क्या है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। जाइलम एक प्रकार का क्या होता है, संवहनी ऊतक होता है। क्या होता है, संवहनी ऊतक होता है। संवहनी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका जो से जाइलम, और एक होता है आपका फोसे फ्लोएम, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है ना। जाइलम का कार्य क्या होता है, ये पौधों को जल और खनिज लवण पहुंचाता है। पौधों को क्या करता है, जल और खनिज लवण पहुंचाता है। आखिर पौधों को पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो वो कैसे कार्य करेगा, कैसे उनकी वृद्धि होगी, तो उनको भी चाहिए ना भाई खाना, भोजन। और फल जो फ्लोएम है, ये क्या करता है आपका, ये भोजन प्रवाहित करता है, यानी कि पौधों के सभी अंगों में भोजन को इधर उधर कौन भेजता है, फ्लोएम भेजता है, ठीक है ना। आपको पता है कि पौधा का जो पत्ता है वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसमें होती है, जिससे भोजन का निर्माण होता है। अब भोजन का निर्माण पत्ता में हुआ है, तो पौधा के तो सभी अंग को चाहिए भोजन, तो फ्लोएम क्या करता है, पत्तों से उठाकर सभी जगह भोजन को पहुँचाता है। जाइलम फ्लोएम दोनों क्या संवहनी ऊतक है। जाइलम के भी 4 पार्ट होते हैं, फ्लोएम के भी 4 पार्ट होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं आप बताता हूँ आपको, जाइलम जो है ये एक दिशीय कार्य करता है। क्या करता है, एक दिशीय कार्य करता है। और फ्लोएम क्या करता है, द्विदिशीय, यानी कि दोनों दिशा में कार्य करता है। अब इसका मतलब क्या समझाते हैं, देखिए जाइलम क्या करता है, जल को पहुंचाता है और खनिज लवण को। तो बताइए जल और खनिज लवण कहाँ होता है, तो बोलिएगा कि जड़ों में होता है। कहाँ होता है, मिट्टी में होता है, जड़ों में होता है। तो जड़ों से ये क्या करता है, पानी को निकाल कर, पानी को लेकर कहाँ होता है, पूरे पौधों तक पहुँचाता है। मतलब जड़ तो नीचे है, यानी कि नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे नहीं आएगा, ऊपर थोड़ी पानी है, पानी तो नीचे है, तो कह सकते हैं एक ही दिशा में कार्य करेगा। लेकिन फ्लोएम की बात करें, कभी कभी ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ पत्ते के पास भोजन होता है, जड़ों के पास भी भोजन होता है ना, तनों के पास भी होता है। तो ये क्या करता है, ऊपर नीचे दोनों का काम करता है भोजन पहुँचाने का। इसलिए बोलते हैं द्विदिशीय कार्य करता है फ्लोएम, और एक दिशीय कार्य करता है जाइलम। समझ गए ना, जाइलम आपका निर्जीव ऊतक होता है, फ्लोएम आपका सजीव ऊतक होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब मैं एक बार बता देता हूँ कि जाइलम के 4 पार्ट कौन कौन है। जाइलम के 4 पार्ट कौन कौन है, ये मैं आपको बोल देता हूँ, लिखा देता हूँ, लिख लीजिए। जाइलम के 4 पार्ट कौन कौन के हैं, पहला आपका है जाइलम, जाइलम मृदु ऊतक। क्या है, जाइलम मृदु ऊतक, ठीक है ना। हालांकि पहला ये नहीं है, पहला वाहिनिकाएं, लेकिन आप सिर्फ याद रखिए। दूसरा आपका क्या है, वाहिनिकाएं, लिख लीजिए इस पॉइंट को। दूसरा क्या आपका है, वाहिनिकाएं, ठीक है, 2 हो गया। और तीसरा लिख लीजिए वाहिनिकाएं हो गया ना, तीसरा आ जाएगा वाहिकाएं। क्या होगा, वाहिका। और चौथा आपका हो जाएगा जाइलम तंतु, लिख लीजिए इस पॉइंट को। चौथा क्या हो जाएगा, जाइलम तंतु। तो ये सारा पॉइंट कॉपी लेके आप लिख लीजिए ना, कॉपी। इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी बैठिए तो कॉपी, इतना पॉइंट जो बताएं, इतना पॉइंट आपको याद हो जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। इसी से प्रश्न आएगा आपको एकदम फिक्स है। तो ये 4 पार्ट होगा जाइलम का। अब 4 पार्ट उसी तरह होता है फ्लोएम का भी। फ्लोएम का 4 पार्ट कौन कौन है, पहला हो जाएगा आपका चालनी नलिका, चालनी नलिका, चालनी नलिका, इसको सीव ट्यूब्स इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा कंपेनियन सेल, सहकोशिका, सहकोशिका, ठीक है,
सहकोशिका, इसका इंग्लिश में नाम रखिएगा, कंपेनियन सेल बोलते हैं। तीसरा आपका ये हो जाएगा फ्लोएम मृदु तक, फ्लोएम मृदु तक। और आपका चौथा साथी हो जाएगा फ्लोएम तंतु। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लीजिए। तो 4 तत्व जो है फ्लोएम का भी होता है और आपका 4 तत्व जाइलम का भी होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ क्या पूछ रहा है कि जाइलम का कार्य क्या है। तो सिंपल बात है, बोल ही दिए, जल एवं खनिज द्रव्यों का संवहन। ठीक है ना, और भोजन का संवहन कौन करता है, तो ये करता है आपका फ्लोएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होता है। तो गति का दूसरा नियम जो है, इस संवेग परिवर्तन दर किसके समानुपाती होता है, तो ये होता है बल के। बिल्कुल सही है। अब इससे जो क्वेश्चन और बन सकते हैं उनको हम देखेंगे, क्योंकि आंसर तो हो ही गया हमारा। देखिए, इसमें जड़त्व को देखते हैं। जड़त्व साथियों क्या होता है, जड़त्व किसी पदार्थ का ऐसा गुण है, जड़त्व किसी पदार्थ का ऐसा गुण है जो कि वो अपने स्थिति में परिवर्तन होने का विरोध करता है। कल वाले शिफ्ट में भी मैंने आपको जड़त्व के बारे में प्रश्न आया था, तो उसको मैंने एक्सप्लेन आपको किया था, फिर भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है ना, जड़त्व क्या होता है, मैंने बता दिया कि कोई भी वस्तु जो है, जड़त्व कोई पदार्थ का वो प्राकृतिक गुण है जो कि वो अपने स्थिति में परिवर्तन होने का विरोध करता है। जैसे कि कोई अगर विराम में है तो वो विराम में ही रहना पसंद करेगा। अगर आप इसको गति में लाना चाहिएगा तो ये विरोध करेगा, पहले गति में हो जाएगा लेकिन विरोध करेगा। दूसरा, अगर कोई गति में है तो अगर आप इसको रोकना चाहिएगा तो ये रुकने का विरोध करेगा, गति में रहना पसंद करेगा। अगर कोई दूसरी दिशा में, मान लीजिए कोई उत्तर दिशा में गति कर रहा है ना, यानी कोई भी स्पेशल दिशा में गति कर रहा है, आप सोच रहे हैं कि उसको हम किसी और दिशा में चेंज करें, तो ये आपको क्या बोलते हैं, दिशा परिवर्तन में ये विरोध करेगा। ठीक है ना, तो 3 प्रकार के जड़त्व भी होते हैं, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ठीक है ना, दिशा का जड़त्व। तो जड़त्व के बारे में किसने बताया था, गैलीलियो ने। किसने बताया था, गैलीलियो ने। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। ठीक है, तो इतना पॉइंट काफ़ी है जड़त्व के बारे में। बाकी आप ऊर्जा जानवे करते हैं, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। विस्थापन क्या होता है, दो दूरियों के बीच न्यूनतम दूरी को, यानी 2 बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यूमेरिकल है, देखते हैं। कह रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड के स्थिर वेग से गतिमान 2 केजी द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा। देखिए, सिंपल गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछा तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। सूत्र क्या होता है, 1/2 mv²। मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 1/2। m का वैल्यू कितना दिया है, m का वैल्यू दिया है 2। v मतलब क्या है, v मतलब क्या था, वेग। कितना दिया है, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा ना, तो 2 खत्म हो गया, तो क्या आ गया, 25 जूल। अब ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल है। चाहे कोनो ऊर्जा रहे, सब ऊर्जा का मात्रा जूल ही रहेगा। ठीक है ना, तो इसमें तो और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, है ना, और कुछ ज़्यादा इसमें बताने के लिए नहीं। बाकी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद रख लीजिए, क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा mgh। क्या होता है, mgh होता है, ये होता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। ठीक है ना, और ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं पूछ सकता है। ठीक है, और गतिज ऊर्जा क्या होता है, गति के कारण जो ऊर्जा होता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, पहले भी हमने ये बात कितना बार बोल दिया है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और ध्यान रख लीजिएगा, और पहुँच चलिए बता ही देते हैं। गति प्लस यानी गतिज ऊर्जा और प्लस में स्थितिज ऊर्जा, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है ना, इस पॉइंट को आप देख लीजिए, यानी गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़ेंगे तो वो क्या बनता है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके क्या बनाता है या क्या देता है। अपरूप साथियों क्या होता है, एक ही तत्व के अलग अलग रूप को क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। तो कार्बन के अपरूप कौन कौन होते हैं, हीरा होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, फुलेरिन होते हैं, और आपका CNT, कार्बन नैनोट्यूब, ETC। तो ये सारे जो 4 हम लिखे हैं, ये सारे क्या होते हैं, कार्बन के अपरूप होते हैं। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है ना, तो अपने सभी अपरूपों में कार्बन जो है ऑक्सीजन में दहन करके क्या देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है ना, और हम कार्बन के बारे में और अगर बात करें तो कार्बन के परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। संयोजकता कार्बन कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन का क्या है, आपको पता है, कार्बन लंबी श्रृंखला बना सकता है, तो वो श्रृंखलन गुण के कारण, किसी का गुण कारण, श्रृंखलन गुण के कारण एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, और कार्बन के जो है आपको पता है, कार्बन के सर्वोत्मुखी प्रकृति में कार्बन अपना यौगिक अलग अलग तरीके से बनाता है। कभी ये वलय के रूप में भी बनाता है, शाखा के रूप में भी बनाता है, और आपका श्रृंखला के रूप में भी बनाता है। ठीक है ना,
तो ये सारा प्रॉपर्टीज़ है कार्बन का, जो सर्वतोमुखी प्रकृति है उसमें ये पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ क्रिया करके Fe3O4 बनाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, संतुलन वाला पूछ लिया, कितना दिमाग लगाया है, ठीक है ना। तो इसको हम नस्तो नाबूद करते हैं साथियों। जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ, तो आयरन परमाणु तो यानी Fe है ना, तो Fe को जब जल के साथ रिएक्शन कराया गया है तो यहाँ पर बना क्या है, ये बना है Fe3O4 बना है। क्या बना है, Fe3O4। एक मिनट थोड़ा इसको छोटा करते हैं ना, क्या बना है साथियों, ये बना है हमारा Fe3O4 बना है, और साथ में क्या निकलता है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था ना एसिड बेस एंड सॉल्ट में, मैंने आपको पढ़ाया था कि धातु, ये धातु का धातु जब जल से विक्रिया करता है तो क्या बनाता है, आपका जो लवण बनवे करेगा प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो सब धातु नहीं करता है जल से विक्रिया। तो यहाँ पर ये जो लोहा है हमारा आयरन, ये भाप से रिएक्शन किया है। किससे रिएक्शन किया, भाप से, क्योंकि ठंडे और नॉर्मल जल से लोहा आपका रिएक्शन नहीं करता है, तो भाप से रिएक्शन किया। तो ये जो Fe3O4 बना है ये आपका 2 स्टेट में बनता है, ठीक है ना। कितना स्टेट में, 2 स्टेट में बनता है। ये क्योंकि आपको पता है कि जो लोहा हमारा है ये कितना 2 अवस्था में रहता है, एक +2 अवस्था में रहता है और एक आपका +3 अवस्था में रहता है। +2 अवस्था में है तो इसको फेरस बोलते हैं, +3 अवस्था में तो इसको फेरिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 अवस्था मिलकर बनाए। तो खैर हमारा ये चीज़ नहीं है। तो ये जो बोले ये ध्यान रखिएगा कि एक बार 2 संयुक्ता होता है, एक बार 3 संयुक्ता होता है, यानी 2 स्टेट में रहता है Fe आपका, ठीक है। अब देखिए पूछा ये क्या है कि जल के कितने अणु परमाणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो जल का यही अणु है ना हमारा, तो इसको पहले आप बैलेंस कीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। इधर देखिए Fe एक है तो Fe 3 को, तो यहाँ 3 कर दीजिए, तो क्या हो गया 3 Fe बराबर हो गया। ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन इधर क्या है, एक ही है, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए आप 4 कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए आप 4 ऑक्सीजन हो गया ना, 4 ऑक्सीजन हो गया और 4 दूनी 8 हाइड्रोजन भी हो गया। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस करना है, इधर 4 दे दीजिए, आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो पूछा क्या था कि जल के कितने अणु, तो देख लीजिए भाई यही ना है जल, यहाँ देख लीजिए यही ना है जल आपका। तो जल के आप देख सकते हैं कितने अणु हैं, 4 अणु है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप और कुछ इसमें क्वेश्चन में है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी औषधियों के लिए किया जाता है। सिंपल बात है साथियों, अयस्क मैंने बताइए आपको पढ़ाया है कि नहीं, मैंने आपको खनिज अयस्क ये सारा चीज़ डिटेल में पढ़ाया हुआ है। खनिज अयस्क, धातुमल क्या होता है, धातुओं का शुद्धिकरण कैसे करते हैं, विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या होता है, उनके अयस्क से धातु हम कैसे प्राप्त करते हैं, ये धातु और धातु उपधातु चैप्टर में मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है। इसलिए कहता हूँ जो भी पढ़ना चाहते हैं हमसे तो वो प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, पूरा इसमें। और कर लीजिएगा ना, जब ये पूरा पढ़ लीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा, आराम से 4 फाड़ दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो अच्छा क्वेश्चन का हम बताते हैं। कह रहा है कि किस शब्द का प्रयोग अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसे औषधियों के लिए किया जाता है। अयस्क में क्या होती है, जो अशुद्धियाँ होती है, अयस्क में अशुद्धियाँ होती है, उसमें क्या होता है, अशुद्धियों के रूप में मिट्टी होता है, रेत होता है। अब इस ये हमको साफ करना है अयस्क से, क्यों साफ करना है, क्योंकि अयस्क में जो धातु है वो धातु हमें निकालना है। अब धातु निकालना है तो हमें धातु अच्छा चाहिए ना, गंदा धातु थोड़ी चाहिए। तो धातु कैसे निकालते हैं, उनके अयस्कों से। तो अयस्क में क्या होता है, गंदे पड़े रहते हैं, तो इसमें मिट्टी रेत बालू कंकर वगैरह होता है, उसको निकाला जाता है। तो जो निकालने की प्रक्रिया होती है ना उसे क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग। और इसी का दूसरा नाम है अधात्र, लिख लीजिए। गैंग का दूसरा नाम क्या है, अधात्र, यानी कि अयस्कों से अशुद्धियों हटाने की प्रक्रिया गैंग या अधात्रीय कहलाता है, ठीक है ना। बाकी गालक क्या होता है, गालक होता है कभी कभी अयस्कों में क्या होता है, कुछ अगलनीय पदार्थ जो गलते नहीं वो रह जाते हैं, तो उसमें हम गालक मिलाकर उसको गलाते हैं, ठीक है ना। बाकी ये सब फालतू क्वेश्चन दिया है, फालतू ऑप्शन दे दिया है, कोई काम का नहीं है सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिका का आकार बदलता रहता है। बदलता रहता मतलब क्या है, फिक्स नहीं है, अनिश्चित है। निश्चित नहीं है, क्या है, अनिश्चित है। तो ये क्या होता है साथियों, आपका ये होता है अमीबा। क्या होता है, अमीबा। अमीबा क्या होता है, जब ये पोषण का मात्रा इसमें ज़्यादा हो जाता है, पोषण प्रक्रिया, तो इनका आकार क्या है, बदलते रहता है, ठीक है ना। और एक याद रख लीजिए, जो रक्त का WBC कोशिका होता है इसका भी आकार फिक्स नहीं होता है, यानी कि WBC वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका, इसका भी आकार फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, अमीबा की कोशिका हो गई और आपका जो है WBC कोशिका, ये रक्त कोशिका होती है
इसका भी आकार क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। और भी ऑप्शन में है अंडाणु समझ में करते हैं, क्या होता है ये फीमेल का पार्ट होता है ना, मादा जनन तंत्र का ये पार्ट होता है। अंडाशय में क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। चिकनी पेशी चिकनी पेशी बोलिए, जब फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कराएं उसमें पूछा गया था ना रेखित पेशी के बारे में। रेखित पेशी, अरेखित पेशी और आपका हृदय पेशी, ये 3 प्रकार के पेशी ऊतक होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके ऊतक होते हैं, जंतु ऊतक, वो 4 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है एरियोलर ऊतक, क्या होता है, एरियोलर ऊतक होता है, ठीक है ना, सॉरी एरियोलर नहीं, ये मैंने गलत, उपकला ऊतक होता है, क्या होता है, उपकला। एक होता है उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी, ठीक है ना, तीसरा पेशी और चौथा तंत्रिका ऊतक। तो ये 4 प्रकार के जंतु ऊतक होते हैं। तो ये क्या चिकनी पेशी आपका क्या होता है, अरेखित पेशी को ही चिकनी पेशी बोलते हैं। ये पहले वीडियो हमने इसको डिटेल में बताया है, तो आप जाके पहला शिफ्ट का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी बात तंत्रिका कोशिका क्या होती है, ये आपके शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, किसी जीव का प्रत्येक विशेषक निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है। विशेषक का मतलब यहाँ पर लक्षण हो गया। तो सिंपल बात है, मैंने आपको इससे पहले जो शिफ्ट हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया था कि देखिए दोनों का गुण समान जाता है, माता पिता का भी दोनों गुण क्या होता है, बच्चों में समान जाता है। तो सिंपल बात है, मातृक एवं पितृक दोनों डीएनए के समान रूप से, ये ऑप्शन गलत दिया है, देख रहे हैं ना, रेलवे क्या करता है, गलत देता है। अब इसमें क्या करते हैं, अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, डाउट वूट होने लगता है, तो ये सब फालतू करता है रेलवे, सब ठीक नहीं करता है रेलवे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होना चाहिए मातृक एवं पैतृक दोनों डीएनए के समान रूप से, ना कि अधिक फधिक कुछ नहीं होगा, एकदम दोनों का इक्वल जाता है, ठीक है ना। चलिए और क्या ही बताएं इसमें आपको, डीएनए फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। चलिए डीएनए और आरएनए क्या है, दोनों आपका लिख लीजिए। और चलिए डीएनए आरएनए क्या है, ये आपका न्यूक्लिक अम्ल है, बोलेगा न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, तो डीएनए और आरएनए होते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थों के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। देखिए पदार्थ के कणों के बीच, पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, हमारे परिवेश के पदार्थ पूरा हमने पढ़ाया हुआ है ना। इस चैप्टर से एकदम समझिए कि हर शिफ्ट में प्रश्न आपको मिल रहा है, तो टेक्नीशियन में देखने को मिलेगा। पानी का उबलना, भाई पानी उबल रहा है, तो उससे हमें पदार्थ के बीच रिक्त स्थान थोड़ी पता चल रहा है। पानी उबल रहा है तो उसमें क्या पदार्थ के हमें रिक्त स्थान पता नहीं चल रहा है। लोहे की कील टूटना, इससे भी नहीं होता है। यहाँ क्या कह रहा है, पर्याप्त कह रहा है, यहाँ देखिए पर्याप्त, सफिशियंट वर्ड क्या लगा दिया है, पर्याप्त। अगरबत्ती का जलना, पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरित होना। देखिए पर्याप्त यहाँ दिया है, कैसे, ये हम एक बर्तन ले लेते हैं, बीकर ले लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, पानी को घोल देते हैं, क्या करते हैं, पानी को घोल देते हैं, यानी कि विसरण की क्रिया से समझाया गया है। कौन सी क्रिया से समझाया गया है, विसरण की क्रिया से यहाँ पर समझाया गया। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, KMnO4, क्या होता है, KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। जब पोटेशियम परमैंगनेट को इसमें डाल देते हैं ना, तो इसमें जब डाल देते हैं पानी में, तो ये आपका क्या होता है, बैगनी रंग का विलयन बन जाता है, पूर्ण रूप से इसमें जो है आपका घुल जाता है। पूर्ण रूप से क्या होता है, इसमें घुल जाता है। तो घुल गया मतलब क्या है कि पानी का जो द्रव था उसके कणों के बीच रिक्त स्थान था, तभी सब जो है ये पूरा जाके उसमें क्या, उसके रिक्त स्थान में जाके सब पूरा जमा हो गया, बैठ गया। तो ये आपका रिक्त स्थान का सही गुण दर्शाता है, कौन, पोटेशियम परमैंगनेट। बाकी मैं क्या ही बताऊँ साथियों, पदार्थ के बारे में हर वीडियो में इस पदार्थ के बारे में एनालिसिस कर रहा हूँ। वीडियो इसका मैंने आपको पूरा दे दिया है, एक ही वीडियो में खत्म किया है, हमारे परिवेश के पदार्थ एक ही वीडियो में खत्म किया, ताकि उससे एकदम समझिए कि एकदम फिक्स है क्वेश्चन, उसे आएगा, 1-2 क्वेश्चन देखने जरूर मिलेगा। और टेक्नीशियन में 40 साइंस है, तो एक चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ वो सब चैप्टर जाके देखिए आप एक बार में, प्लेलिस्ट बना हुआ है। नेक्स्ट आपका देखते हैं। देखिए कल ही हमने चैप्टर कराया है कि अवतल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण क्या होता है, किसे कहते हैं, कहाँ कहाँ रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। कल ही के वीडियो हमने उसमें ख़त्म किया, 30 मिनट का वीडियो है, देख लीजिएगा उसको, ठीक है। सवाल क्या कहता है कि जब किसी वस्तु को 10 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है, तो अवतल दर्पण हम बना लेते हैं। अवतल दर्पण आपको कुछ इस तरह से होता है, इसका ये वाला भाग क्या होता है आपका, पोता होता है, इसका ये वाला भाग क्या होता है आपका, पोता होता है, और ये पूरा ये बना देते हैं। ये जो लाइन खींच दी इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, और यहाँ पर जो डॉट दे रहे हैं इसको बोलते हैं ध्रुव, यानी कि P बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है F, जो कल का क्लास देखा होगा उसको अच्छे से याद होगा ये हम क्या क्या बना रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा उनको बताने की जरूरत है नहीं, जो नहीं देखा है जाके देख लीजिए, ठीक है। तो जब किसी वस्तु को 10 cm फोकस दूरी वाले, देखिए फोकस दूरी 10 दिया, मतलब फोकस दूरी क्या होता है, देखिए ये ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी ये 10 दिया है, कितना दिया, 10।
सिंपल हम कह सकते हैं f बराबर क्या दिया है, -10 दिया है। माइनस क्यों दिया, क्योंकि ये दर्पण के बाएं साइड है, और दर्पण के जो बाएं साइड होता है वो आपका क्या होता है, माइनस में होता है, और दर्पण के दाएं साइड जो होगा वो प्लस होगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या कर रहा है कि सामने रखा जाता है, यानी कि वस्तु को जो आपका समझिए कि यहाँ रखा है, वस्तु को आपको यहाँ पर रखा है, कहाँ रखा है, यहाँ पर रखा है, ठीक है ना। वस्तु यहाँ पर रखा है, ये वस्तु हो गया। तो दर्पण के सामने 20 cm की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के सामने कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, 20 cm, यानी कि यहाँ पर रखा था, कहाँ पर, फोकस पर रखा था, और इसके सामने 20 cm की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो मेरे भाई बताइए फोकस दूरी कितना है, 10, यानी 10 cm पर रखा था, इसका दुगुना पर प्रतिबिंब बन रहा है। 10 पर रखा था, कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, दुगुना पर। तो मेरे भाई फोकस का दुगुना क्या होता है, हाँ ही बताइए, फोकस का दुगुना क्या होता है। तो बोलेगा वक्रता त्रिज्या होता है। क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। और वक्रता त्रिज्या मतलब क्या होता है साथियों, होता है ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसका मतलब साथियों वस्तु हमारा जो है एकदम यहाँ पर रखा गया, कहाँ पर रखा गया, वक्रता केंद्र पर रखा गया है। तो कह रहा है कि यहाँ वस्तु की दूरी क्या है, तो वस्तु की दूरी साथियों कहाँ है आपका, यहाँ पर कहाँ रखा गया है, वक्रता केंद्र पर। तो क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए मैंने बताया था ना, वक्रता केंद्र पर रखने के बाद प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है। चलिए और अवतल दर्पण के बारे में मैंने कल ही वीडियो में पूरा बता दिया है, तो इसमें मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा परमाणु द्रव्यमान का प्रतीक है। तो U आपका क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान का प्रतीक होता है। ml क्या होता है, मिलीग्राम, G ग्राम, mg क्या होता है आपका, mg आपका होता है माइक्रोग्राम, इसको बोल सकते हैं। mg आपका क्या होता है, माइक्रोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है ना। या मिलीग्राम, सॉरी मिलीग्राम, mg क्या होता है आपका, मिलीग्राम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से प्रश्न आया हुआ है, कह रहा है कि एक बंद परिपथ में, बंद परिपथ क्या होता है साथियों, बंद परिपथ में आपको बना के दिखाता हूँ। ये आपका बंद परिपथ कुछ इस तरह से होता है। ये आपका क्या होता है साथियों, ये आपका बंद परिपथ इस तरह से होता है। एक मिनट, बंद परिपथ है ये, ठीक है। ये क्या आपका है, बंद परिपथ है। ये बड़ा टर्मिनल जो ये प्लस होता है और ये छोटा टर्मिनल माइनस होता है। बंद परिपथ मतलब कुंजी ऑन है, बंद परिपथ मतलब क्या है, कुंजी आपका ऑन है, और खुला परिपथ होता है उसमें कुंजी आपका ऑफ रहता है। ये यहाँ पर एमीटर लगाते हैं, ये आपका बंद परिपथ होता है। मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपको जल्दी कराने वाला हूँ, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मैं आपको जल्दी कराने वाला हूँ। मैंने उसका तैयारी जो है, मैंने मतलब कि जो मैंने उसको लिख दिया है, खाली बस वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है, उसको मैं करके आपको टाइम मिल नहीं पा रहा, देख रहे हैं आपको लगातार हम क्लास दे रहे हैं टेक्नीशियन एग्जाम को लेकर, ठीक है ना। बिल्कुल भी हम रेस्ट भी साथियों नहीं कर रहे हैं, ड्यूटी करके आते हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा साथियों, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है ये, छोड़िए, तो मैं आपको ऐसे बता दिया, इसको हटाइए, मैंने इसे बता दिया बंद परिपथ कैसा होता है। कह रहा है कि 100 कूलम, कूलम मतलब क्या होता है, आवेश, यानी कि क्यू का वैल्यू दिया है 100 कूलम, क्या दिया है, 100 कूलम दिया। 50 सेकंड, सेकंड मैंने टाइम दिया हमारा 10 सेकंड। तो कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। सिंपल सूत्र होता है I बराबर क्या होता है, Q/T, I बराबर Q/T। फॉर्मूला बैठाइए, क्यू की वैल्यू कितना दिया है 100 और टी की वैल्यू 10, कटाइए 10 नहीं 100, 10 कूलम। अच्छा 1 मिनट, सॉरी 50 सेकंड दिया ना, मैंने गलत लिख दिया मैंने। डायरेक्ट फार्मूला बैठाते हैं ना, फार्मूला बैठाते हैं, गलत लिख दिया मैंने। आई का फार्मूला क्या होता है, आई मतलब धारा होता है, क्यू मतलब आवेश, टी मतलब समय, ये फार्मूला होता है। आवेश कितना दिया है, कैसे जानेंगे आवेश का वैल्यू कौन है, आवेश का मात्रा कूलम होता है। तो जिसमें जिसकी मात्रा होती है वो उसका भौतिक राशि होता है। तो 100 कूलम, तो 100 बट टी समय कितना दिया 50 सेकंड, तो 50 दूनी 100 सीधे, यानी कि 2 एम्पियर। धारा की मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, सॉरी ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। और ध्यान रख लीजिए क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस एन ही होता है। ये मैं छोड़िए, इसको मैं क्या बता रहा हूँ, मैं कल परसों तक मैं ये आपको पूरा पढ़ा दूंगा। तो ये खाली बता देते, फॉर्मूला याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए बाकी इसमें और कुछ है नहीं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है सही कथन का चयन कीजिए। कह रहा है परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण है, परागकण फूलों में कीटों का आना है, परागकण बीजाणु में परागनलिका की वृद्धि है, परागकणों का अंकुरण है। समझते क्या होता है, देखिए साथियों, फूलों में क्या होता है, फूलों में 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होते हैं पुरुष के, एक पार्ट होते हैं मादा के। तो जो पुरुष वाले पार्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं, पुंकेसर, क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और जो मादा वाले पार्ट होते हैं उसे स्त्री केसर कहते हैं, क्या कहते हैं, स्त्री केसर। और पुंकेसर का एक और नाम है पुमंग, क्या है, पुमंग भी बोलते हैं। और स्त्री केसर का एक और नाम है जायांग, ठीक है ना। ये सब पॉइंट आप लिख लीजिए। अब इसको हम हटा देते हैं, ठीक है ना, समझ गए। अब क्या होता है, जो पुरुष वाला पुंकेसर वाला पार्ट होता है उसके में क्या होता है, जैसे मैं बताता हूँ ना, जैसे देखिए इस तरह से कुछ आपका होगा,
ये जो पुरुष वाला पार्ट होता है, ये ऊपर ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं पराकोष। क्या बोलते साथियों? पराकोष बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। इस पराकोष में क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं, जिसे परागकण बोलते हैं। इस पराकोष में छोटे छोटे कण होते हैं, जिसे परागकण बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु। तो पराकोष के जो पुंकेसर है साथियों, पुंकेसर के कितने पार्ट हो गए? पुंकेसर के 2 पार्ट, एक परागकोष एक तंतु। ध्यान रखिएगा, पुंकेसर के 2 पार्ट, एक परागकोष और एक तंतु। परागकोष में क्या होता है? परागकण होता है। इसको हटा दें, लिख लिए हैं। अब स्त्री केसर का बात कर लेते हैं। स्त्री केसर भी साथियों आपका, इसका जो है, हालांकि स्त्री केसर के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है ना। स्त्री केसर के बारे में मैंने आपको पहले जो है इसके बारे में बताया था। 1 मिनट रुक जा भाई। स्त्री केसर के बारे में मैंने आपको क्या था, पहले बताया था। स्त्री केसर के जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। और इसमें क्या होता है साथियों, छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं, कण टाइप, इसको बीजांड बोलते हैं। अंडाशय में होते हैं बीजांड। ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। पिछले वीडियो में बताया था। और ये बीच वाला जो पार्ट है, बीच वाला पार्ट, इसको बोलते हैं वर्तिका। तो बोलिए, स्त्री केसर के कितने पार्ट हो गए? तो बोलिएगा, स्त्री केसर के 3 पार्ट। कौन कौन? वर्तिकाग्र, वर्तिका और बीच वाला, ईश्वर के सबसे नीचे आपका अंडाशय, जो सूजा हुआ भाग होता है, मोटा वाला भाग, ठीक है ना। तो अंडाशय में क्या पाए से? बीजांड पाए से, ठीक है ना। तो इतना समझने के बाद अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। साथियों, मैंने बोला कि पुंकेसर, पुंकेसर में क्या होता है? परागकोष। परागकोष में क्या होता है? परागकण। परागकण का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में आना ही क्या कहलाता है? आपका परागन कहलाता है। अब परागन क्या होता है? अब देख लीजिए, वही तो बोल रही है। परागन, परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र में। परागकण कहाँ होता है? परागकोष में। वर्तिकाग्र किसका भाग है? मादा का। तो परागकण का पुंकेसर से वर्तिकाग्र में आएगा तो वो आपको क्या कहलाएगा? परागन कहलाएगा। इस तरह से एक बार और समझ लीजिए, दोनों को बना लेते हैं, ठीक है ना। दोनों को एक बार बना देते हैं। ये आपका हो गया, ये आपको हो गया परागकोष। इसमें क्या पाएते हैं? परागकण पाएते हैं। और मादा वाला भी चलिए आपको बना ही देते हैं, ताकि दोनों समझ लीजिएगा। ये देखिए, परागकोष, परागकण इसमें है, तो परागकण का इससे उठकर वर्तिकाग्र माना। परागकोष का, यानी परागकोष में जो परागकण है, इसका उठकर वर्तिकाग्र माना ही क्या कहलाता है? आपका परागकण कहलाता है, ठीक है ना। तो इस बात, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है कह रहा है, ठीक है ना। तो अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देख लेते हैं, समझिएगा। जैसे एंटीमोलॉजी, एंटीमोफिली, लिख लीजिएगा। एंटीमोफिली द्वारा परागकण क्या कहलाता है? सॉरी, एंटीमोफिली यानी कि लिख लीजिएगा कीटों द्वारा, लिख लीजिए, कीटों द्वारा परागकण क्या कहलाता है? एंटीमोफिली। लिख लीजिए, कीटों द्वारा परागकण क्या कहलाता है? एंटीमोफिली। और लिख लीजिए, पक्षियों द्वारा, लिख लीजिए, पक्षियों द्वारा क्या कहलाता है? ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली, लिख लीजिए ध्यान से। पक्षियों द्वारा परागकण क्या कहलाता है? परागन क्या कहलाता है? ऑर्निथोफिली। और भी लिख लीजिए इस पॉइंट को। और जैसे लिख लीजिए हवा द्वारा परागन क्या कहलाता है? हवा द्वारा परागन क्या कहलाता है? तो ये साथियों कहलाता है एनिमोफिली। क्या कहलाता है? एनिमोफिली। इसको इंग्लिश में ही आपको याद रखना पड़ेगा, एनिमोफिली, ठीक है ना। लिख लीजिए, फटाक से इसको मिटाने वाले हैं, एनिमोफिली होगा। अब फिर हम बात करते हैं, और लिख लीजिए जल द्वारा परागन, ये क्या कहलाता है आपका? हाइड्रोफिली। क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली। सबको लिखते जाइए, जल द्वारा परागन क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली कहलाता है, ठीक है ना। और हम बात करें जूफिली द्वारा परागन, यानी ये जंतुओं द्वारा, क्या जंतुओं द्वारा, जैसे चमगादड़ वगैरह आपका हो गया, ठीक है ना। तो जंतुओं द्वारा आपका जो परागन क्या कहलाएगा? जूफिली कहलाता है, ठीक है ना। उम्मीद है इतना समझ गए। अच्छा, ये जो हम बोले आपको, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साथियों ये है कि परागकोष में जो परागकण होता है, उसको उठाने वाला कोई आना चाहिए ना, क्योंकि परागकण कहाँ जाएगा? पुंकेसर के वर्तिकाग्र में, तो कोई ले जाने वाला चाहिए ना। तो वही हम आपको बता रहे थे कि पक्षियों द्वारा क्या कहलाएगा, हवा द्वारा क्या कहलाएगा, जल द्वारा क्या कहलाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया से क्या बनता है? तो क्या भाई, उदासीनीकरण आपको हम नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। जो नहीं पढ़े हो सर्च करो, एसिड बेस एंड सॉल्ट, साइंस बाय राजकुमार, या प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ से पढ़ो इसको एकदम डिटेल में। एक को प्रश्न छूटेगा नहीं जब ये चैप्टर पढ़ लोगे। अगर नहीं विश्वास है ना, तो भाई पढ़ के देखो कम से कम, उसके बाद ही विश्वास पता चलेगा, ठीक है ना। तो क्या बनता है भाई? लवण और जल बनता है। अम्ल क्षार, अम्ल प्लस क्षार क्या बनेगा? हमेशा लवण और जल बनेगा, ठीक है ना। अगर प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, तो लवण जो बनेगा वो लवण जो बनेगा वो अम्लीय प्रकृति का बनेगा। अगर प्रबल क्षार है, दुर्बल अम्ल है, तो लवण जो बनेगा वो क्षारीय प्रकृति का बनेगा। अगर दोनों प्रबल है, अम्लो प्रबल है, क्षारो प्रबल है, तो लवण जो बनेगा वो उदासीन प्रकृति का बनेगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैग्नेट से क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है। तो देखिए इसका भी आंसर साथियों जो गलत दिया गया, संवाहक लिखा है, लेकिन संवाहक का मतलब क्या होता है ये पता नहीं चल रहा है ठीक से, ठीक है ना। इसका इंग्लिश में भी नाम नहीं दिया है, तो समझते हैं इसको क्या हो। वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न। देखिए क्या होता है, ऑस्ट्रेट ने क्या किया कि तार को क्या किया ना, वृत्त के रूप में मोड़ दिया। तार को क्या किया इन्होंने, वृत्त के रूप में साथियों क्या किया, मोड़ दिया, ठीक है ना। ये तार ही है, बस क्या किया इसको वृत्ताकार पास बना दिया, वृत्ताकार कुंडली टाइप का बना दिया, और इसका एक सिरा ये प्लस कर दिया, एक सिरा ये माइनस कर दिया, और बैटरी से इनको जोड़ दिया। इनको क्या किया है, बैटरी से जोड़ दिया है। बैटरी से क्या किया साथियों, इनको जोड़ दिया गया है। तो जब इन बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑस्ट्रेट ने खोज की थी कि जब किसी चालक में साथियों करंट दिया जाता है ना, तो उसके चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी ऑस्ट्रेट ने। और ये घटना क्या कहलाती है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। कि जब किसी चालक में करंट दिया जाता है तो उसके चारों ओर क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। ये बात ऑस्ट्रेट ने कही थी। तो सेम यहाँ पर है, ये क्या है, हमारा तार ही तो है, बस वृत्त के रूप में इसको मोड़ दिए हैं, वृत्ताकार पास रास्ता टाइप का बना दिया है। तो इसमें करंट देंगे तो क्या होगा, इसमें भी करंट देंगे, इसमें भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ध्यान रखिए साथियों कि आपको पता होगा कि जब चुंबकीय क्षेत्र किसी धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है साथियों, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना, वो क्या होता है आपका, वो उनके दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप दूर जाते जाइएगा कि तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होगी, घटती जाएगी। नज़दीक है तो क्या होगी, प्रबलता उसकी बढ़ेगी, और दूर जाएगी तो प्रबलता उसकी घटेगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे यहाँ पर करंट जाएगा तो प्लस जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर एक वृत्ताकार ये बनता है, इस तरह से कुछ इस तरह से आपका बनता जाएगा, इस तरह से ये जो हम बनाए हैं ये आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं क्या है, पैटर्न है। ये क्या आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न है। देखिए जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो वृत्त का साइज क्या है, बड़ा होता जा रहा है, वृत्त का साइज क्या है, बड़ा होता जा रहा है। और भी दूर जाएंगे तो और आपका क्या होगा, वृत्त का साइज बड़ा होता जाएगा, और जाएंगे तो बड़ा होता जाएंगे। अच्छा, ये वृत्त का यहाँ पर केंद्र होगा, वृत्त का यहाँ पर क्या होगा, केंद्र होगा। इधर भी देखिए, इधर भी जाएंगे तो ये क्या है, बड़ा होता जाएगा, वृत्त बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। जब ये केंद्र पर आ जाएगा तो एकदम सीधा हो जाएगा, केंद्र पर आ जाएगा, बिल्कुल क्या आ जाएगा, सीधा आ जाएगा साथियों। केंद्र पर आएगा तो बिल्कुल सीधा आ जाएगा। तो प्रश्न पूछा क्या है, प्रश्न पूछा है कि वृत्ताकार, सुनेगा, वृत्ताकार धारावाही कुंडली केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न क्या होता है। तो देख लो भाई, केंद्र पर जो होता है वो क्या, सरल रेखा होता है, लेकिन सरल रेखा नाम का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों क्या होगा, सरल रेखा आंसर हो, क्या होगा, सरल रेखा आंसर होगा। एकदम दावे के साथ में बोल सकता हूँ, जिनका भी ये शिफ्ट में था वो ऑब्जेक्शन कर सकते, सरल रेखा इसका आंसर होगा, ठीक है ना। और क्या होता है कि तार का जो प्रत्येक होता है ना, ये तार का जो प्रत्येक भाग साथियों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है। तार का प्रत्येक भाग, एक एक भाग जो तार का है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में क्या करता है साथियों, बराबर योगदान देता है। और पास के भीतर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दिशा में होती है। ये जो पास, ये जो दिख रहा है ना, पास के भीतर साथियों है चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक ही दिशा में होती है, ठीक है ना। चलिए, तो इतना कॉन्सेप्ट ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, सरल रेखा में होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को किस जैविक क्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। ये तो खैर सही है। उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि शरीर में जो खराब पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालना। और इनमें जो भाग लेते हैं अंग से, आपका किडनी भाग लेता है, आपका त्वचा भाग लेता है ना, बड़ी आंत भाग लेता है ना, आपका यकृत भाग लेता है। तो ये सब आपका क्या करते हैं, उत्सर्जन तंत्र मिलकर बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये उत्सर्जन बिल्कुल, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल प्रघटना है परावर्तन। क्या है, परावर्तन। अगर बोलेगा कि लेंस द्वारा, क्या बोलेगा, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने में शामिल प्रघटना है तो अपवर्तन। क्या बोलेगा, अपवर्तन। दर्पणों द्वारा परावर्तन, लेंस द्वारा अपवर्तन, इस बात को ध्यान रखें। बाकी दर्पण अवतल उत्तल में कैसे प्रतिबिंब बनता है कल के वीडियो में ही बता दिया, ठीक है ना। व्यतिकरण, ये भी हम कल बता दिए थे कि जब दो तरंग एक ही माध्यम में चलते हैं तो जिस पर टकराते हैं वो क्या कहलाता है, आपका व्यतिकरण कहलाता है, ठीक है ना। अपवर्तन बोल दिए, विवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन पिछले शिफ्ट में आपको एनालिसिस करवा दिया। सेकंड शिफ्ट जो हुआ था उसमें हम बता दिए अच्छे से, ठीक है। तो बार बार बताना ठीक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। आपको पता है साथियों कि पृथ्वी का जो, से मान चलिए पृथ्वी पर आपका 60 kg वजन है
तो चंद्रमा पर क्या होगा 1/6 इसका कम हो जाता है, यानी कि 1/6 करेंगे तो 1/6 हो जाता है, यानी कि 10 kg हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन दिया है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना है नहीं, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है और ज़्यादा कुछ इसमें है ही नहीं, मैंने आपको पहले जो है बोल ही दिया, ठीक है ना। पृथ्वी पर जो है किसी वस्तु का भार जो होगा चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे अब क्वेश्चन नहीं है। तो इतना ही क्वेश्चन साथियों आपका सेकंड शिफ्ट में था, जो कि हमने पूरा एनालिसिस कर दिया। उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा, एनालिसिस अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा देख मेहनत हम लगातार देख रहे हैं आपके लिए, लगातार टेक्निकल वर्क आपके लिए करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।